जीतना अनुभव नहीं होता है, सीखना अनुभव होता आहे. लोकप्रतिनिधींना पाण्यासारखं असा जो रंग असतो ज्याच्यात तुम्हाला मिसळलं जातं त्या पद्धतीने तुम्ही केलं पाहिजे. समाज में जन्म मेरे माँ बाप ने दिया है, जीने का हक मेरे बाबा साहब ने दिया है. मैं भीम की बेटी हूँ और संविधान मेरे बाप ने लिखा है. अब सारे रिजर्वेशन अगर निकाल दोगे तो संविधान चेंज करने की बात कौन कर रहा है. नमस्कार, नवभारत नवराष्ट्र के सभी डिजिटल दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम नवभारत संवाद में स्वागत है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है. इसके तहत हम विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों को ऑफिस में आमंत्रित कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं शिवसेना भाईखला से उम्मीदवार यामिनी जाधव जी. नमस्कार. स्वागत है आपका हमारे. नमस्कार. जय महाराष्ट्र. ढेर सारी शुभकामनाएं आपको टिकट मिलने के लिए. थैंक यू. और नवभारत और नवराष्ट्र की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया. आपका आदर, आपका सम्मान हमेशा मुझे मिलता रहा है. आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप यहाँ की मौजूदा विधायक हैं और एक बार फिर से शिवसेना ने आपको, हम सिंधे गुट इसलिए कहते हैं कि थोड़ा हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप कोई बात जी के साथ भी रही हैं. तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बतौर मौजूदा विधायक और एक बार फिर चुनाव लड़ने की, अपनी विधायकी को बचाने की? जिम्मेदारी तो मैं समझती हूँ हर दिन की होती है. जब मैं विधायक करके काम कर रही थी तो हर दिन की जिम्मेदारी अपनी तरह से मैं निभा रही थी. अब जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे उम्र बढ़ जाती है. छोटे बच्चे पे हम थोड़ी कम जिम्मेदारी रहती है, उसका पढ़ाई करना होता है. थोड़ा 18 साल का होने के बाद में उसको वोटिंग राइट्स आता है तो हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है उसके जिम्मेदारी बढ़ जाए. तो इस इलाके की जो मैं विधायक करके 5 साल से काम कर रही हूँ और दोबारा मुझ पे इस महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे जी ने विश्वास दिखाया है, तो उस विश्वास का सम्मान करते हुए और जिम्मेदारी को थोड़ा बढ़ाते हुए उस जिम्मेदारी का एहसास दिल में, काम में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में लेके मैं चल रही. हाल के लोकसभा चुनाव में देखे तो दक्षिण मुंबई से भी आप उम्मीदवार थी जी, और मेरी जानकारी में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी जी. अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा, खासकर भाईखला चुनाव जो आपका इलाका है उसमें भी जी, जो वोटों की बात करें तो शायद आप पिछड़ गई. तो इस खट्टे अनुभव के बाद कितनी बड़ी आप मुश्किल लगती है आपको? आपका नजरिया एक अनुभव की तरह देखने का क्या है उस पर डिपेंड करता है. आपका कहना है कि मुझे आपका मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा. जीतना अनुभव नहीं होता है, सीखना अनुभव होता है. और उस दौरान अगर आप तो सब अपडेटेड रहते हैं, आपको पता है कि सबसे लास्ट कैंडिडेट कोई डिक्लेयर हुआ है तो यामिनी जाधव हुई थी. केवल 12 दिन की प्रचार का टाइम मुझे मिला था और उस 12 दिन की प्रचार में मैं अगर 3,42,000 प्लस हो रही हूँ तो ये अनुभव बुरा नहीं है. ये बहुत अच्छा, बहुत कुछ सिखाने वाला अनुभव है. दूसरी चीज, अगर मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ भाईखला का, कभी कभी घर के लोग हमारी जो अच्छाइयाँ हैं या हमारी क्वालिटीज को थोड़े नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग जिनमें मैंने काम नहीं किया, मेरा काम मलबार हिल में नहीं था, मेरा काम कुलाबा में नहीं था, वर्ली में नहीं था, शिवड़ी में नहीं था, वहाँ पे लोगों ने बड़ी तादाद में मुझे वोटिंग दिलाया है. जहाँ पे उनके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एमएलएज के हैं या सिटिंग एमएलएज हैं, वहाँ पे मैंने उनका लीड पूरा कट डाउन करके मैंने नीचे लाया है. तो ये अनुभव बहुत अच्छा है. एक पॉलिटिशियन को, एक उम्मीदवार के लिए ये अनुभव बहुत अच्छा है. हार जीत तो किस्मत की बात होती है और मैं हारी नहीं हूँ, मैं हारी नहीं हूँ. एक जो नरेटिव आप लोग भी जानते हैं, उस वक्त जो नरेटिव चल रहा था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो नरेटिव फैलाया गया. उस नरेटिव को लेके भाईखला में ये चीज हुई है.
वरना मैं काम में कहीं कमी नहीं हूं, क्योंकि अगर आपने देखा है तो कोविड में यामिनी यशवंत यादव रोड पे थी, हर चीज में यामिनी यशवंत यादव रोड पे निकल के काम कर रही है। मैंने काम करते वक्त मुझे आज एक अनुभव हुआ कि मैं प्रचार में थी, तो मुझे एक महिला ने कहा कि हमारी तरफ आप देखिए, तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने अपनी फैमिली को बहुत पीछे छोड़ दिया है, मैं आपकी तरफ ही देख रही हूँ। लोकसभा का अभ्यास करेंगे तो 2014 की जो लोकसभा है उसमें जो उम्मीदवार हारे थे वो करीबन 2.25 लाख लीड मार्जिन से हारे थे, और मैं सिर्फ 52,000 से हारी हूँ, वो भी 14-12 दिन के प्रचार में। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू नो। पॉलिटिशियन की जिंदगी में हारना जीतना तो होता है, तो उससे मुझे लगता है आप हारना और जीतना के लेवल पे अगर ये हार है और ये अनुभव है, तो मेरा अनुभव यहाँ पे है, ये मेरा कैलकुलेशन है। या अनुभवातून आता विधानसभेसाठी म्हणून काय नवीन मुद्दे किंवा काय हे करणार? आता लिमिटेड मतदारसंघ आहे, या भायखळा मतदारसंघासाठी म्हणून तुम्ही आता त्या अनुभवातून आता काय वेगळं अजून काही तो अनुभव एक वेगळा अनुभव होता, त्याच्यातनं वेगळं मला आणखीन काय करायचं गरज नाही, मला आणखीन स्ट्रॉंग करणारा अनुभव होता तो। राहिला प्रश्न भायखळा विधानसभेचा, तर अभ्यास मी केलेला आहे, माझी भाषणं आपण पाहिलेली आहेत, माझे प्रश्न आपण पाहिलेले आहेत, मी भायखळ्यावर इतकी बोललेली आहे या विधानसभेमध्ये आणि अधिवेशनांमध्ये, त्याचं एक प्रतिकात्मक रूप म्हणजे मला महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट भाषणाचा पुरस्कार मिळाला, तुमच्या नवभारत आणि नवराष्ट्रांनी मला आदर्श आमदार पुरस्कार दिला, आणखीन एक मला वाटतं पुण्यनगरी यांनी मला सेवावृत्ती महिला पुरस्कार दिला। हे इतकं सगळं मी अपेक्षित नव्हते, मी फक्त काम करण्यासाठी या क्षेत्रात आलेली आहे, आणि एवढं सगळं मिळाल्यानंतर हे तुम्ही माइलस्टोन माझ्या समोर ठेवलेले आहात, त्यामुळे इथे पाहिजे सगळं। मी नव्याने विचार करून भायखळ्यामध्ये काम नाही करू शकणार, माझ्याकडे माझा तो काय म्हणतात ना, तो मॅनिफेस्टो, इट शुड नॉट बी अ न्यू वन, मॅनिफेस्टो शुड बी हिअर। तुमच्या डोक्यात तुमच्या लोकांची कामं पाहिजेत, आणि माझ्या विभागाचा सगळ्यात मोठा प्रश्न, किंबहुना दक्षिण मुंबई ही ज्याला सामोरे जाते, तो सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे भेडसावणारा, जो जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारती, आणि त्यांच्यावर मी अनेक वेळा भाष्य केले। आपल्याला मी अगदी प्राऊडली सांगू शकेन की पीएमजीपीच्या इमारतींची दुरुस्ती होत नाही, अनेक वर्षापूर्वी एकदा झाली होती, आज भांडून मी फंड आणलेला आहे आणि पीएमजीपीचे मी उद्घाटन केलेली आहे। हे काय आहे? हे लोकांची कामं आहेत। रिडेव्हलपमेंटचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे, आणि मी अभ्यास करून बोलतेय। जी नवीन गृहनिर्माण पॉलिसी आलेली आहे, ज्याला आपण म्हणतो ना अमेंडेड पॉलिसी आलेली आहे, इतकी उत्कृष्ट आहे, फक्त त्याची अंमलबजावणी लोकप्रतिनिधीला आपल्या विभागात व्यवस्थित करता आली पाहिजे। अगदी सिंपल साधी आहे की सेज नॉनसेज व्हॉट एव्हर इट इज, कारण काय होतं माहितीये, नॉनसेज असलं ना की त्याच्याकडे दुर्लक्ष होतं। आम्हाला स्वतःला सुद्धा, मी अगदी जाहीररित्या सांगतेय, आम्हाला सुद्धा नॉनसेज वाल्यांकडे जाऊन हात जोडून त्यांच्याकडे मतांची मागणी करताना थोडीशी काय म्हणतात ती भिडस्त होते। त्याचं कारण आहे की आमचा फंड आम्ही नॉनसेजना देऊ शकत नाही, त्यांचे मालक असतात, ते त्यांचं जे अदा करायचं असतं म्हाडाला ते करत नसतात, आणि मग अशा कचाट्यामध्ये नॉनसेसचे टेनंट असतात। त्यामुळे आम्हाला पुन्हा त्यांना सांगताना, तर ही पॉलिसी एक सर्टन एज एका बिल्डिंगचं झालेलं आहे, देर इज अ कंपल्शन टू गो फॉर डेव्हलपमेंट। मालकाला मी इथून तुम्हाला जाहीर आवाहन करते, निवडून येणारच आहे, मी जाहीर आवाहन करते, अशा सगळ्या टेनंटनी प्लीज मला संपर्क करा। तुम्हाला रिडेव्हलपमेंटला जाणं गरजेचं आहे, तुम्ही C+ मध्ये राहताय, आणि मग अशा अवस्थेत तुम्ही मला जर कॉन्टॅक्ट केलात तर आपण म्हाडाच्या थ्रू, तुमचे मालक आहेत कारण ते पॉलिसीत आहे, म्हाडा टू त्यांना नोटीस पाठवू शकतो। पहिला चान्स हा मालकाला दिला जातो
की बाबा 6 महिन्यामध्ये तू रिडेव्हलपमेंट कर. तुम्ही मॅनिफेस्टो. आता म्हणाल्या भायखळ्यातून मी निवडून येणारच, हा जो कॉन्फिडन्स आहे हा कशामुळे आला, म्हणजे या 2-4 मुद्दे सांगा ना. सर, तुम्हाला जर तुमच्यावर कॉन्फिडन्स नसेल तर तुम्ही लोकांना काय कॉन्फिडन्स देणार? संयुक्त महाराष्ट्रच्या चळवळीमध्ये संयुक्त मुंबईसह झालीच पाहिजे. हा जर नसता तर आज महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी असती ना. या ला फार महत्व असतं. आचार्य अत्रेंनी जर तो वापरला नसता ना तर चित्र वेगळं असतं. मग मला तो माझ्या आचार्य अत्रेंनी दिलेला आहे, माझ्या मराठी माणसाने दिलेला आहे. आणि आज माझ्या माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मला वापरणं हे गरजेचंच आहे. त्यातनं माझा बॉडी लँग्वेज ओव्हर कॉन्फिडन्स नाही, पुन्हा सांगते. पण तुमच्यावर आत्मविश्वास असणं गरजेचं आहे. तुमची देहबोली आत्मविश्वासाची असावी. नाही तर समोर जर माझा इंटरव्ह्यू बघणारे जर मला डळमळीत समजले तर काय म्हणून ते मला मतदान करणार? लोकसभेला मुस्लिम मतदारांनी खूप मोठा धडा शिकवला शिवसेना भाजपला. विधानसभेला मुस्लिम मतदार नेमकं तुमच्याकडे येतील का, आणि जर येणार असेल तर तुम्ही अशी काय कामं बँकेसाठी केली आपल्याला समजेल? मी कोणालाही कधीही कोणाची जात, कोणाचा पक्ष विचारून कोणाचंच काम केलेलं नाहीये. त्यामुळे मला असं वाटतं विधानसभा आणि लोकसभा याच्या निवडणुकीमध्ये खूप फरक असतो. विधानसभेला एक लोकल पर्सन किती काम करत असतो ते पाहिलं जातं. लोकसभेला कदाचित कोणतरी व्यक्ती असतो तो त्यांना ते लाईक करत नसतात आणि म्हणून त्या पद्धतीनं मतदान केलं जातं. माझं काम आहे, मी कुठलाही समाज न बघता, मी स्वतः बौद्ध समाजाची आहे, पण मी कुठल्याही ज्याला मी समाजात जाते तेव्हा मी प्रत्येकाच्या समाजाची आहे. कारण मला माझ्या बाबासाहेबांनी सांगितलंय, लोकप्रतिनिधींना पाण्यासारखं असावं. जो रंग असतो ज्याच्यात तुम्हाला मिसळलं जातं त्या पद्धतीनं तुम्ही केलं पाहिजे. आता माझ्याकडे अनेक मुस्लिम महिलांची कामं मी केलेली आहेत, मग ती छोटी कामं असू दे. माझ्याकडे तुम्ही बघाल ना तर आधार कार्डच्या सह्यांचे एवढे गट्टे आले ना, कधी गट्टा मी ठेवत नाही, कारण मला एक सवय माननीय मुख्यमंत्र्यांची खूप आवडते की त्यांनी गठ्ठे नाही ठेवले जमा. बरेच गठ्ठे होते ते त्यांनी खाली केले. तर गठ्ठे ठेवू नये. एखाद्या माणसाचं साधं काम असेल की त्याला आधार कार्डवर तुमचं अटेस्टेड पाहिजे आणि त्याने आज आणून दिलं आणि त्याला दुसऱ्या दिवशी सकाळी मिळालं तर फार आनंदी होतो. पण त्याला 2 दिवस अरे मॅडम ने सही नाही किया, कल आ जाओ परसो आ जाओ असं सांगितलं ना तर तो थोडा कुठेतरी नाराज. अरे त्याची इमर्जन्सी पण असू शकते, पण त्याला ते लगेच मिळालं ना की तो आपला होऊन जातो. छोट्या गोष्टी असतात ज्या लोकप्रतिनिधींनी पाळायच्या असतात. रस्त्यातनं जाताना लोक तुम्हाला भेटतात, ज्या धर्माचे असतात. तुम्हाला कोण जैन समाजाचं मिळेल तर जैन जिनेंद्र बोलायला काही वावगं नाहीये. माझ्या बौद्ध समाजाचा असेल जय भीम, बाकी आहेत नमस्कार, दुसरे आणखीन आहेत काही जय लहू, मातंग समाजाचे आहेत जय लहू. मग तसेच जर माझे मुस्लिम बांधव मला भेटत असेल त्यांना जर अगदी आदराने सलाम आलेकुम म्हटलं काय वावगं आहे. हीच तर विविधता भारताने शिकवलेली आहे, भारतामध्ये आहे, ती आपल्याला जपायची. एक माहिती मिळाली मुस्लिम समाजाचं तुमच्यावर एवढं जास्त प्रेम आहे की तुम्हाला ते एक विशिष्ट नावाने असं ओळखलं आणि हाक मारतात. एक मुस्लिम नाव आहे ते, काय सांगा? नाही, ते मी यशवंत जाधवांना ते फार शेरोशायरीमध्ये आणि कवालीमध्ये फार छान आहे. त्यांची उर्दू फार छान आहे आणि म्हणून मी त्यांना गमतीनं म्हणते, युसुफ खान असं त्यांना म्हणायचे, ते असंच म्हणते. सो माझं नाव यामिनी आहे, सो युसुफची यास्मिन असं एक कॉम्बिनेशन त्यांनी बनवलेलं. बट इट्स रिअली अप्रिशिएबल की लोक आपल्याला प्रेम करतात, हे महत्वाचं आहे. ते आपल्याला कुठल्या नावानं ओळखतात त्यापेक्षा त्यांना आपल्या जवळ यावंसं वाटतं, आपल्याशी बोलावंसं वाटतं आणि इतकं कम्फर्टेबल आपण त्यांना करणं हे गरजेचं आहे. हे नाही की आता एखादा रस्त्याने जाताना एखादा इतर पक्षाचा व्यक्ती असतो पण आपले आमदार म्हणून त्यांना फोटो काढायचा वाटतं, चल 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 कुठला तू अमक्या पक्षाचा आहेस. दिस इज नॉट डन. एखादं लहान मुलं आहे त्याला आपण वाकलं, त्याच्याशी बोललं, त्याच्याशी थोडंसं त्याच्या वयाचं झालं
कारण आपल्यामध्ये प्रत्येकामध्ये एक लहान मूल दडलेलं असतं ना, एक म्हातारा माणूस सुद्धा दडलेला असतं. आपल्याकडे ते बटन असायला पाहिजे, लोकप्रतिनिधीकडे ते बटन असायला पाहिजे. आपका रिडेवलपमेंट का काम मैंने देखा है, आप महाडा बार बार आती रहती है, 33(5), 33(7) जैसे अमेंडमेंट में शायद आपकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन जब 2019 में आपको टिकट मिला था और अब मिला है, उस वक्त का जो आपका आलाकमान था वही आज आपके विपक्ष में खड़ा है और आपका नेतृत्व इस बार दूसरा कोई कर रहा है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं यूं चल रही हूँ, लिटरली यूं चल रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे विपक्ष में कौन है, वो उम्मीदवार हैं, उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, उनका काम वो लोगों के सामने रखे, मैं अपना काम रखूं. मुझे उनसे कोई डर नहीं है, ना उनसे कोई ईर्ष्या है, ना कोई मलाल है. वो अपना काम करें, मैं अपना काम करें, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नो फियर, नथिंग. मैम आपने बोला लोकसभा में नैरेटिव था, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए आपकी या आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी? हमें तोड़ना ही नहीं पड़ा, हमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो नैरेटिव जो झूठ नैरेटिव होता है, जो जिसको नैरेटिव को ही झूठ कहा जाता है, जो अफवाहें फैलाई गई थी वो अफवाहें होती है, वो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला. इसलिए देखो कभी कभी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टा पे आते हैं, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं, आप इसको कृपया नजरअंदाज करिए. ये कहते हैं ना, तो ये ऐसे, ये पानी का बुलबुला है, वो अपने आप फूट गया, वो सांसद में ही फूट गया, क्योंकि जिस बलबूते पे मेरे भाई बहनों ने इनको बड़ी तादाद में, जो आपके पास रिकॉर्ड है ना कि मेरे पास है, मैं वो रिकॉर्ड भी नहीं देखती हूँ, आप लोगों ने कहा कि इन्होंने उनको भारी तादाद में वोटिंग की एक नैरेटिव की वजह से, तो उन्हीं के प्रश्न पे ये 9 के 9 लोग सांसद से बाइकआउट कर गए. तो जब एक मास बाइकआउट होता है, चलो एक जन को वॉशरूम जाना था, चला गया, समझ सकते, किसी को भूख लगी थी वो समझ सकते, किसी को सांसद से चक्कर आ रही थी वो समझ सकते हैं, लेकिन 9 के 9 लोग जब बाहर रहते हैं, सांसद पे जब बिल पे बोला जाता है, तब ये पार्टी का आदेश होता है. मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी. नागपुर के अधिवेशन में जो मेरा मसला है कि उर्दू लर्निंग सेंटर का जो मांग है लोगों की, अब उर्दू लर्निंग सेंटर तो मांग है, वहां बड़ी तादाद में शायर रह चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग रह चुके हैं, जो वो कम्युनिटी के जो उर्दू जबान यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हिंदू कम्युनिटी भी रह रही है और उनकी डिमांड है कि वहां पे ITI भी बने. तो हमने अभी एक सुवर्ण मध्य कि वहां पे उर्दू लर्निंग सेंटर भी बनेगा और ITI भी बनेगा. लेकिन उर्दू लर्निंग सेंटर पे जब अपोज हो रहा था अधिवेशन में, आप वो क्लिप निकाल के देखिए, तो शिंदे साहब ने मुझे नहीं कहा, सहयोगी पार्टी अपोज कर रही थी, तो शिंदे साहब ने मुझे ये नहीं कहा कि आप उठ के बाहर जाओ उस वक्त, अब बाइकआउट करो. मैंने अपनी भूमिका, बहुत दमदार भूमिका मैंने सांसद में जाहिर की कि यस ये डिमांड है और उन्होंने भी मुझे चुन के दिया है, तो उनकी डिमांड है. और उर्दू क्या है? उर्दू कोई मुस्लिम नहीं है, ये जुबान है, तो उसके लिए मैं डटी रही ना वहां पे. अगर मैं महिला होके डटी रह सकती हूँ, तो ये लोग 9 के जन भाग गए हैं, तो ये बुलबुला तो अपने आप फूट गया. और रही बात नैरेटिव की, तो ये संविधान है ना, मेरे बाप ने लिखा हुआ है, मैं उनको बाप बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इस समाज में जन्म मेरे माँ बाप ने दिया है. दे आर माई बायोलॉजिकल पेरेंट्स, बट जीने का हक मेरे बाबा साहब ने दिया है, और ये बाबा साहब की बेटी हूं मैं भीम की बेटी हूं, और संविधान मेरे बाप ने लिखा है. और ये देश के माननीय पंतप्रधान जी और ये महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने बड़ी डंके की चोट और छाती ठोक बोला है कि जब तक सूरज चांद रहेगा संविधान नहीं बदलेगा. तो ये नैरेटिव क्या था? यही था. अब जबकि
और थोड़ा सा आगे जाके कहना चाहूंगी, जो ये नैरेटिव लेके चल रहे थे लोकसभा में, उन्होंने ही जाके यूएसए में कुछ बोल दिया कि हमारी सत्ता आने के बाद में रिजर्वेशन हम निकाल देंगे। अब सारे रिजर्वेशन अगर निकाल दोगे तो संविधान चेंज करने की बात कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? ये तो लोगों के सामने जाहिर हुआ है। तो आमदार जी ने तो खुलेआम कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो सारी योजनाएं बंद कर देंगे। ये 3,000 वाला आपने कहां से सुना है? हालांकि मैं बताना नहीं, ये किसी ने नहीं कहा है, उनके किसी ने कहा होगा तो मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं जो सुनती हूँ वो सच बात सुनती हूँ। और ये सच बात शिंदे साहब ने कही है, दसरा मेला में कही है कि मेरी बहन जिसको आज 1,500 आ रहा है, ग्रेजुअली वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो पता नहीं ये डायरेक्ट 3,000 के उनके एक आमदार ने, सहयोगी आमदार ने तो कहा है कि हम आते ही सारी योजनाएं बंद करके, तो लाडली बहन क्या है? योजना ही है ना, सारी योजना में वो आ रही है। ये वयोश्री बंद कर देंगे, ये अन्नपूर्णा बंद कर देंगे, क्या क्या बंद कर देंगे। तो बंद करने की बात तो शिंदे साहब ने नहीं कही। पक्ष का ये कहना है मैम कि लाडली बहना योजना हो या टोल माफी हो, ये तमाम चुनाव के जस्ट पहले, आप 2.5 साल से गवर्नमेंट में महायुति थी, लाडली बहना योजना जैसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उसके नेक्स्ट मंथ से भी शुरू हो सकती थी। एक योजना जब करनी होती है उसके ऊपर अभ्यास करने की जरूरत होती है। उठ के योजना, शायद विपक्ष कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं विपक्ष कह रहे हैं, तो विपक्ष ने फिर 2.5 साल में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? एक चीज आपको बता दूं, मैं विपक्ष में मैंने एक बात लगा के रखी थी और बहुत गर्व से ये बात कह रही हूं कि ये सरकार ने वो बात की है। बहुत ही सेंसिटिव चीज थी, बहुत ही सेंसिटिव। मेरी महिला पुलिस कहाँ कर्तव्य में कम है? हर जगह वो काम कर रही है। कोविड में कोविड योद्धा बनी वो। प्रेगनेंसी में उनको उनका यूनिफॉर्म, वो बेल्ट, वो मेटल, उसकी वजह से उनके मिसकैरेजेस हो रहे थे। जब एक महिला उस बारे में सोची, किसी आमदार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये मैं खुलेआम बोल रही हूँ, खुलेआम बोल रही हूँ। सभागृह में जब इस पे बात की मैंने, कोई उठ के बोला नहीं कि ये कुछ बोल रही, कुछ पते की बात बोल रही है, लेकिन डटी रही, मैं छिपकली की तरह चिपकी रही उस बात को। पहले सरकार में मुझे जवाब दिया गया कि आफ्टर 16 वीक्स दे आर सपोज टू वेयर साड़ी। मेरे भाई लोग, वो 16 हफ्ते ही तो इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें मिसकैरेजेस होते हैं। मेरी पीठ तो थपथपाई कि बहुत अलग किस्म का सोच है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन पीठ थपथपाने से मुझे खुशी होती अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर ये कोट करना चाहूंगी कि मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री साहब से और माननीय उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत अपने आप पे फख्र महसूस करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा ये आप बात सदन में रखिए, आप ये बात सभागृह में कहिए, क्योंकि ये बात आपके दिमाग से आई है तो इसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। और मैंने ये सदन में बात रखने के बाद में उस पर उन्होंने पॉजिटिव जवाब, मेरा नाम लेके दिया, न कि नाम लेके दिया बल्कि जीआर हो गया है। और पहले महीने से पुलिस गर्भवती महिला, तो टाइम लगा ना उसको भी। मैंने सदन में वो बात रखने के बाद में कई चेंजेस करने पड़ते हैं, तो योजनाओं पे काम होना जरूरी है ना। योजना, वो मैं जैसे बोलती हूँ हमेशा, योजना और विकास ये दोनों सगे भाई बहन हैं। हमने देखा है योजनाएं तो बहुत हट्टी कट्टी होती है, विकास पतला होता रहता है। लेकिन आज दिख रहा है 2.5 साल में योजना और विकास सशक्त पैरेलल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अभ्यास करके कर रहा है, किया जा रहा है। तो लाड़की बहन ये नहीं था ना बजटरी प्रोविजन करना था, और कोई ये नहीं था कि भाई चलो हो गया, बजटरी प्रोविजन हुआ है तो उसके लिए कितना ऑडिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचना, छोटे छोटे नॉर्म्स, फिर वो लीगल हो, कोई भी एस्पेक्ट उन्होंने छोड़ा नहीं,
और उसके बाद में लोगों के सामने। अब लोगों को जो कहना है, लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये सब चुनावी जुमला है, कुछ आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं बोला। जब आना शुरू हुआ तो सबने फॉर्म भरे हैं चुपचाप, और सबके खाते में पैसे आए हैं। बोलना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन वो इनडायरेक्टली, वो माने ना माने, वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की बहन बन चुकी है, क्योंकि उनके खाते में, उनके अकाउंट में पैसे गए हैं। विपक्ष से जो उम्मीदवार हैं आपके सामने, मनोज जामसुखकर जी, किस तरह से आप देखते हैं उनको? कोई चुनौती महसूस करती हैं? एक उम्मीदवार की तरह देखती हूँ उनको, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं। वो उम्मीदवार है बस। मैं इतना ही कहूंगी कि ये 5 साल आपकी वजह से मुझे मिले हैं। आपने बड़ी तादाद में वोटिंग करके मुझे 2019 में इस क्षेत्र के विधायक बनाए, और ये इतिहास आपने रचा है। और कोशिश की मैंने बहुत काम करने की। कोविड में भी टीवी पे आपसे बात नहीं की मैंने, मैं खुद आप लोगों में आई। मैं कोविड के पहले लहर में भी मैं कोविड पॉजिटिव हुई, मैं दूसरी लहर में भी कोविड पॉजिटिव हुई। मैं अगर घर में छुप के कोने में बैठती तो शायद नहीं होती। ये काम यामिनी यशवंत यादव ने किया। आप पूछ रहे थे मुस्लिम भाई बहन, उस वक्त रमजान चालू थी, यशवंत यादव और यामिनी यादव और उनकी टीम शिवसेना की घर घर सहरी पहुंचा रही थी, इफ्तारी पहुंचा रही थी। जो खाना पका नहीं सकते उनको 9000 लोगों का दोपहर को खाना, 9000 लोगों का रात को खाना पहुंच रहा था। जो पका सकते थे उनके घर में किट्स जा रहे थे, आर्सेनिक, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर। फिर जहां बेड नहीं मिल रहा है, इतना लोग बोलते हैं ना कोविड, यस कोविड वॉज अ डेंजर थिंग, बट ऑल डेंजरस थिंग्स दे टीच यू समथिंग। हमारी मानसिकता सीखने की होनी चाहिए। मुझे तो बहुत सीख मिली कोविड से, और मैंने बहुत काम किया है कोविड में। बहुत बहुत अच्छा लगा वो अनुभव। हालांकि लोग बहुत गुजर गए, लेकिन वो अनुभव था जो लोग इंसान की परवाह करने लगा, इंसान खुद से प्यार करने लगा, जो भूल गया था। इंसान अपनी माँ बाप के साथ में बैठ के खाना खाना भूल गया था। वो इंसान टीवी पे तुम्हारी न्यूज देखना भूल गया था, वो न्यूज देखना शुरू कर दिया। क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। तो ये एक पॉजिटिव मेरा नजरिया उस तरफ था, उसमें मैंने काम किया। फिर पता नहीं 2.5 साल में मैं सच बताऊं तो इस फील्ड में आई हूं। मैं पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं हूं। बस आप लोगों की सेवा के लिए आई हूं। और मुझे लगता है जो बार बार बोला जाता है कि लोकसभा में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो क्या होता है, ऊपर वाले ने ना 2 चीज नायाब दी है, बहुत नायाब, बहुत कीमती चीज हमें दी है। एक दिल और दूसरा दिमाग। हम कभी कभी दिल से सोचते हैं, गलती कर बैठते हैं, दिमाग से सोचते हैं, गलती कर बैठते हैं। लास्ट टाइम शायद यही हुआ लोकसभा में, एक लहर में हाय 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 होते गया। शायद कई लोगों ने दिल से सोचा, कई ने दिमाग से सोचा, लेकिन ये यामिनी यादव आपकी है, आपको एक आह्वान कर रही है, दिल और दिमाग का मेल करिए और फिर सोचिए। देखो आपको काम करने वाला इंसान ही दिखेगा, इंसान ही दिखेगा। और मैं तो आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं। लोग कहते हैं 24/7, लेकिन नहीं, वो सच होना जरूरी है। मेरा घर, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं रहती। मेरा घर 24/7 ऑन रहता है। और कोई अगर ये कहे कि ये महिला है इसलिए कमजोर है, तो मेरे जितनी स्ट्रांग महिला ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है कि कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आग लगे, मैं आगे घुसती हूँ। फायर ब्रिगेड वाले बोलते मैम क्या कर रही हो, हमको प्रॉब्लम में लाओगे, पीछे हो जाओ। लेकिन अपने लोगों के लिए आगे जाना ये बहुत जरूरी होता है। यही मेरी आपसे अपील रहेगी, दिल और दिमाग का मेल करिए। और दिवाली हम मना रहे हैं, सबको दिवाली की शुभकामनाएं दी है।
पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में तो हूं। तो जाते जाते ये कहूंगी कि दिवाली इसलिए मनाते हैं कि श्री प्रभु रामचंद्र 14 साल के वनवास के बाद में इस दिन घर पे आए थे, और उनका प्रतीकात्मक चिन्ह है, उनकी 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 जो उनके साथ हमेशा साथ में रहता था, वो धनुष्य बाण था। तो ये दिवाली में आप इस धनुष्य बाण को याद रखिए, और 20 तारीख को आप बड़ी तादाद में उतर के आपका जो हक है, जो संविधान ने आपको दिया है, वो आप अदा करिए। धन्यवाद।